श्रीवास्तव, लोकसभा चुनाव के 6वें चरण की बारी है और यहां पर मतदान होना है 14 सीटों पे, जिसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज यानी कि शाम 5 बजे चुनावी शोर थम चुका है। इसके बाद शुक्रवार कल के दिन पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस महकमा अलर्ट है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण में सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, डुमरियागंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, भदोही, लालगंज, मछली शहर, आजमगढ़ संसदीय सीटें हैं जहां पर वोट पड़ने हैं। इन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि एक सीट ऐसी भी है जहां पर उपचुनाव होना है, तो वहां पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक चलेगा। कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे और सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट है, जहां पर चुनाव होना है 25 मई को। ऐसे में इस गठबंधन की असली परीक्षा होगी, दोनों गठबंधनों की चुनावी परीक्षा होगी। 14 चरणों में जिन जिलों में चुनाव होना है उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, ये तमाम सीटें ऐसी हैं और इसके साथ साथ भदोही में भी चुनाव होना है। इसमें से 12 सीटें सामान्य श्रेणी से आती और 2 सीटें पूरी तरह से रिजर्व हैं, यानी कि सुरक्षित है। तो 6वें चरण जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, 14 सीटों पर आज चुनाव का जो शोर है थम चुका है और अब इंतजार है 25 मई को, जिस दिन वोट डाले जाएंगे। उस दिन तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अगर बात थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर करें तो 2019 में इन सीटों पर 10 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। वहीं 3 सीटों पर बीएसपी को बड़ी बढ़त मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के अकाउंट में गई थी, खाते में गई थी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट जीती थी और उसके बाद 2022 में भी आपको याद होगा वहां पर उपचुनाव हुआ, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गई और वहां पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। और साथ ही साथ इस बार भी बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, जहां एक तरफ तमाम रैलियां हुई गठबंधन की, बीजेपी गठबंधन में भी तमाम रैलियां हुई, जिसके बाद जो सियासी टेम्परेचर है काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी एक तरफ अपना काम बताकर लोगों से वोट मांग रही है, तो वहीं गठबंधन बीजेपी की कमियों को गिनाकर बीजेपी के आने से क्या नुकसान होगा इसको बताया जा रहा है। 6ठे चरण से पहले सीएम योगी के तमाम बयान भी काफी ज्यादा लोग सुन रहे हैं और ऐसे में पूर्वांचल पर पूरी तरह से जोर आजमाइशें तमाम दलों की तरफ से जारी है। फिलहाल आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी ये जो 6वां चरण है 25 मई को 14 सीटें और कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग होने जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र सीधा रुख करेंगे। धीरेन्द्र का प्रयागराज से मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि वहां पर चुनावी टेम्परेचर आखिरकार क्या बता रहा है, चुनावी समीकरण क्या है, क्योंकि आज प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसे में जनता का क्या मिजाज है? देखिए, 6वें चरण में यहाँ पर 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। उसके लिए जो चुनाव प्रचार है अब उसका शोर थम चुका है। हालांकि अब डोर टू डोर जाके लोग अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो चुनावी रैलियां थी, जो चुनावी शोर था, वो पूरी तरीके से थम चुका है। प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद चुने गए थे और 10 सालों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे उनका टिकट काट के नए प्रत्याशी, यानी अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो जो वहां के विधायक थे प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है और इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी हैं उनको टिकट दिया हुआ है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर जो वोटर्स हैं वो इस बार अब चुनाव में वोटिंग करने का मूड बना चुके हैं, क्योंकि प्रयागराज एक शिक्षा का हब है और यहाँ पर ही लोक सेवा आयोग है। कई ऐसी भर्तियां हुई हैं जिसमें कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद यहाँ पर छात्रों ने लंबे समय तक आंदोलन किया है, उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल,
और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे रोहित का। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनावी टेम्परेचर तमाम जगहों पर बढ़ा हुआ है, बात अगर की जाए यहाँ की सीट की, तो क्या समीकरण बताते हैं, क्या है आपका अपना आंकलन? देखिए, अगर जौनपुर की हम बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीट है। पहली जौनपुर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, दूसरी मछली शहर ग्रामीण जो विधानसभा है, ग्रामीण एरिया है, उसको कवर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जौनपुर देखिए पूर्वांचल के लिए चर्चाओं में यदि कहें तो संजय सिंह के पास जिस तरीके से उनके अचानक 24 घंटे में पुराने केस में जिसमें एकदम केस बता जाए, उसमें जो सजा हो जाती है, उसके बाद प्रत्याशी बंदी है, जो का प्रतिशत चलता है, और जैसे नामांकन का अंतिम दिन है, तो अचानक से जो सूचना आती है कि चुनाव संजय सिंह का कहना है कि बसपा ने प्रचार दिया, तो बसपा का कहना था कि टिकट लौटा दिया था। ये आरोप प्रत्यारोप सक्षम है, लेकिन बिल मिला कहा जाए तो धनंजय सिंह के ट्रेन में नजदीक कर दिया गया कि रोहित, आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं पा रही है क्लियर। आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश मैं करूंगी। शैलेश मेरे साथ भदोई से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेश का। शैलेश, यहां पर मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों तरफ के गठबंधन आमने सामने, एक तरफ बीजेपी का गठबंधन, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, इंडी गठबंधन है। दोनों प्रत्याशियों को लेकर दोनों दलों ने तमाम रैलियां भी की। वहां का समीकरण क्या बताता है? एक तरफ ललितेश त्रिपाठी है, वहां दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं। किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ललितेश त्रिपाठी जो कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, फिर उसके बाद सपा से यहाँ पर अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं जी। टीएमसी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, और आपको बता दूं कि ब्राह्मणों में उनका अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीजेपी की, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विनोद बिंद, वो अपने और अपनी पार्टी के कामों को लेकर के यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। सीधे सीधे बात की जाए तो यहाँ पर लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच की है, अब नहीं रह गई है। जनता को फैसला करना है 25 मई को कि वो किस हिसाब से इन दोनों को वोट करके इस परचम पे आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, और रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी रोहित का। रोहित, चुनावी विश्लेषण चल रहा है और जिन 14 सीटों की फिलहाल बात कर रहे हैं धीरेन्द्र, ये मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। अगर पिछले चुनाव की 2019 की बात कर ले तो 10 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, 4 सीटें। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं धीरेन्द्र? देखिए, अगर हम बात करते हैं फिर से बीजेपी को, फिर से जो अपनी सीट है, परंपरागत सीट, उसको बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत जरूर करना पड़ रहा है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन लगातार हमलावर है, जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे उनको ले रही है, बेरोजगारी का मुद्दा ले रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की 2 सीटों पर, तो जिस तरीके से इलाहाबाद सीट पर पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण सिंह को कांग्रेस पार्टी से वहां का प्रत्याशी बनाया गया है। अब जाति समीकरण को साधते हुए भी एक टिकट का बंटवारा किया गया है। जो टिकट दिया गया है उस किस क्षेत्र में जाति समीकरण क्या है, उस जाति को भी वहां पर वरीयता दी गई है। अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो अमरनाथ मौर्य को वहां से गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस तरह जो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगातार वो स्थानीय मुद्दों को लेकर अभी तक जो 10 सालों में सांसद रहे हैं, लगातार 2 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और वहां के विकास कार्यों की खामियों को गिनाते हुए वो अब वोट मांग रहे हैं। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करते हैं, चूंकि प्रतापगढ़ कुंडा से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह आते हैं, उनका आसपास के क्षेत्रों में अच्छा दूरी ज्यादा नहीं है ना, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में दूरी बहुत ज्यादा नहीं, और ऐसे में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अच्छा खासा प्रभाव राजा भैया का भी पड़ता है। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं 6वां चरण और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई। रोहित भी मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित,
खास सियासी मुलाकात हुई जौनपुर में। वोटिंग से 2 दिन पहले 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले देखा गया कि जौनपुर के सांसद कृपा शंकर सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला से मुलाकात की। इस मुलाकात के भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे थे। रोहित, आप अपना विश्लेषण कर रहे थे, ये 25 मई को यहाँ पर चुनाव होना है, इसके अलावा आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर जौनपुर में? देखिए, ये मुलाकात तो तभी तय हो गई थी जब ये तय हुआ था कि धनंजय सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले सूचना आती है कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस तारीख में? उस तारीख में जो नामांकन का अंतिम दिन था, यानी सारे विकल्प उसके बाद से बंद। कहीं न कहीं एक बड़ा तगड़ा प्रेशर था धनंजय सिंह के ऊपर। हालांकि धनंजय सिंह इसका आरोप बसपा पे लगाते हैं, लेकिन बसपा का कहना है कि उन्होंने तो टिकट नहीं काटा, इन्होंने ही टिकट लौटा दिया। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप भी आज की तारीख में भी संशय में है। उसके बाद धनंजय सिंह अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाते हैं, बड़ी मीटिंग। उसमें वो कहते हैं कि चूंकि योगी सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसे समर्थन दिया जाए कानून व्यवस्था और अन्य चीज़ों के नाम पे। तो बड़ा क्लियर समझ में आ गया कि क्यों उन्होंने टिकट अपना वापस किया था या जिस परिस्थितियों में विड्रॉ किया था। उसके बाद तमाम अटकलें चलती रहीं और धनंजय सिंह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो कुछ समीकरण उसके बाद भी बिगड़ रहे थे, क्योंकि धनंजय के जो खांटी समर्थक कहे जाए वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को का समर्थन करे, क्योंकि कहीं न कहीं भले कोर्ट ने सजा कराया हो या जो भी कारण हो, वो इस सजा का कारण, क्योंकि जो जिसमें सजा हुआ था वो केस बेदम था। धनंजय सिंह के समर्थक भारतीय जनता पार्टी को इसका कारण मानते थे और उनका कहना था कि ठीक है, हम भले भाजपा हमारा विकल्प हो, लेकिन इस बार हम विकल्प नहीं करेंगे, इस बार उसी को हम वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। क्योंकि उनके प्रत्याशी कृपा शंकर जी भले वो जौनपुर के मूल निवासी हों, लेकिन उनकी पूरी राजनीति जो है महाराष्ट्र में बीती है। वो कांग्रेस से वहाँ विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। कभी कभार शादी ब्याह में न्योता करने भले यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनका पूरा समीकरण जो है जौनपुर में। लेकिन कुछ समय पहले वो ताज़ा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। तो कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग उस चीज़ को नहीं जानते थे। बहरहाल अभी जो कांटे का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनके बीच में है। और जाति समीकरण की देखिए यदि हम बात करें तो बड़े कांटे की टक्कर है। आप ऐसे समझिए, समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को ऐसे ही टिकट नहीं दिया। उसके साथ 2 जातियां, यादव, चूंकि इस एरिया में यादव बहुत है, यादव का वोट, मुसलमानों का वोट, और उसके बाद साग के कुर्मी सैनी जो ये हैं, बाबू सिंह कुशवाहा वाली जो बिरादरी, उनके कुशवाहा की जो उपजाति है, इनकी भी संख्या लगभग जो वोटर है 1.5 लाख से ऊपर है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों का अगर सालिक वोट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं समीकरण फेल हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो उसका मेन ये है कि उसका जो 5 किलो राशन वाला जो फंडा है, उससे नीचे का जो तबका है, गरीब पिछड़े, वो लाभान्वित हुए। वो कितने ज़्यादा सा इनके पाले में आते हैं, वही पूरे समीकरण को बदलेगा। बहरहाल धनंजय सिंह के जो समर्थक थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा निकल रही है, लेकिन सपा के प्रत्याशी से थोड़ा आगे है। लेकिन देखिए 19-20 की ही लड़ाई है, उसको 10-20, 15-20 या 18-20 नहीं कहा जा सकता है। तो ये स्थिति देखिए जौनपुर में है। अब थोड़ा बगल वाली सीट की हम बात कर लेते हैं, मछली शहर। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी के पिछले सांसद पीपी सरोज, इनकी यदि हम बात करें तो 200 से भी कम वोटों के मार्जिन से वो पिछला चुनाव जीते थे। अब आप समझ सकते हैं एक सांसद का प्रत्याशी जो है 200 से कम वोटों से जीतता है तो वो नैतिक रूप से कितनी बड़ी जीत है वो आप समझा जा सकता है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उतारा है मैदान में। तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन प्रत्याशी बना के जो तूफानी सरोज, उनके पुराने नेता और नेता विधायक भी हैं, उनकी बिटिया, उनको प्रिया सरोज जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, उन्हें मैदान में उतार दिया है। और प्रिया सरोज महिला होने के नाते, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह